जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस बिक्रमपुर में एरिया का बिहार का ऑल टू ऑल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिहार से जितना भी सवाल है, बिहार का परिचय, बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, बिहार अर्थव्यवस्था, ऑल टू ऑल बिहार का परिचय अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। बिहार का इतिहास में अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बिहार का भूगोल में पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक करके। ठीक है, बिहार का भूगोल में जितना टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक करके अलग। अब बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। मेरे चैनल पे नए नए आए हैं, शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। और बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ये क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। एसएससी जीडी का भी ओरिजिनल क्वेश्चन। चलिए चालू। बिहार भौगोलिक बिहार भौगोलिक चलिए देखिए, बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी के धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में जय श्री विभाजित है। राम। ठीक, चलिए। बिहार का भौतिक विभाजन देखिए। पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदान, पठार। पर्वतीय में क्या क्या आता है? सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून। दून घाटी। मैदान में क्या आता है? उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार में धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान। ठीक है, चलिए आगे। सोमेश्वर श्रेणी देखिए, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर, दून। बिहार का भौतिक विभाजन हुआ था, देखिए फोटो में दिया गया है। देखिए ये फोटो है। ठीक, बिहार का भौतिक विभाजन। चलिए आगे। पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में क्या बोला? पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत का शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर श्रेणी, दून। ऊपर भी पढ़ाए थे, चलिए नीचे फिर पढ़ेंगे। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में। यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्या बनाती है? भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है, जो जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिकना ढोरी ढोरी दर्रे के पास समाप्त होती है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। ये पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग को घेरे हुए हैं। राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी 874 मीटर से इसी श्रेणी में स्थित है। क्या है? राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए रामनगर श्रेणी। ठीक है, आइए। रामनगर टून और दून घाटी। रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जो 2014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर 242 मीटर के निकट है। हाड़हा नदी घाटी रामनगर दूर के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, दून घाटी पढ़ते हैं अब। यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे दून बेली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा है और 152 मीटर ऊंचा है। यह 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी का अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। क्या है? लगभग 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अब मैदान के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैदान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैदान के बारे में।
मैदानी क्षेत्र। बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? उत्तरी उत्तरी गंगा मैदान और निचली होगा, देखते हैं। ठीक है, यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। यह मैदान जो है गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानदी जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र में को कवर करती है और पश्चिमी में घाघरा, गंडक, दोआब के से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग, जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का ढलान ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंखों का स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का वह मैदान दो मिलती हुई नदियां के दोआब क्या बोलता है? दो मिलती हुई नदियां जो मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि में विभाजित है। घाघरा, गंडक, दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब बिहार में दोआब है। जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। चलिए दूसरा नंबर हो गया। पहला नंबर पढ़ रहे थे, दूसरा नंबर अब दक्षिणी गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन और फल्गु नदी की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इस क्षेत्र में 3 उप वर्गों को बांटा गया है: गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। ठीक है, अब पठार के बारे में। ठीक है, पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ियां क्षेत्र हैं। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो झारखंड से सीमा साझा करता है। क्या करता है? जो झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। कितनी क्रम की? 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित। कौन? धारवाड़ चट्टान मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में। विंध्य की चट्टान कैमूर, रोहतास में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में क्या बोला? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौड़ या मन कहा जाता है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौड़ या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा क्षेत्र कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चोर गोरुख झीलों के रूप में पाए जाते हैं। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चोर गोरुख झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की और गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की और गहराई वाले क्षेत्र को
टाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाल कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी गंगा का जो मैदान है बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध। उत्तरी गंगा के मैदान में बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आएगा। चलिए, क्या है? ये प्रकार है धारवार, विंध्य, तिसियरी, हिमालय, क्वांटरनी। इसका हम बोले धारवार का प्री केबियन, विंध्यन का प्री केबियन, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन। इसका निर्माण, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? धारवाड़ का क्षेत्र है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि। और विंध्याचल निर्माण ये हुआ था क्षेत्र का कैमूर, रोहतास, तसियरी, पश्चिमी चंपारण, क्वांटरनरी, गंगा का मैदान। विशेषण, बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी है। बिहार का बोलेगा सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? धारवाड़ है। दूसरा प्राचीन क्षेत्र कौन है? विंध्य सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जो क्या है? वो उद्योग प्रसिद्ध है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्र है। का अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्र है ये सब। ठीक है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मैदान है क्वांटरनी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। बिहार की जलवायु अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, अगले वीडियो में बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। बिहार की जलवायु के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है। बिहार का इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है एडिटोरिया बुक का, और बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस जो क्वेश्चन अपलोड कर दिए इस चैनल पे, और एसएससी जीडी का अपलोड ऑल टू ऑल कर दिए। बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं, डेट बाय डेट करके, चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। ठीक है। और ये यूडिटिरिया ज्ञान बिंदु सर का भी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके जो अच्छा लगे जाके देख सकते हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए, बिहार की जलवायु पढ़ते। क्या है बिहार की जलवायु? किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं की जलवायु कहते हैं। बोलेगा जलवायु किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। बोलेगा बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। ठीक है। बोलेगा किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों में प्रभावित होती है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावार, मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं इत्यादि। ठीक है, प्रमुख कारण है। बिहार में जलवायु के प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। अक्षांशीय स्थिति को उपोष्ण क्षेत्र कहते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावार, मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं इत्यादि। बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रभाव से वर्गीकरण किया। बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया। ठीक है। जलवायु तक कोपोन है, त्रिवार्था है, थॉर्नवेट है। कोपोन उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार का CWG AW, ट्रिबॉथ उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार CAWAW। उत्तरी पश्चिमी स्वर्ण सर्किन क्षेत्र CBW, शेष क्षेत्र CAW। ठीक। चलिए,
बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतु होती है। चलिए तीनों ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के बारे में। जब सूर्य से उत्तरायण की स्थिति होती है जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुयान में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। चलिए, इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया है, 47 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 47 डिग्री सेल्सियस है। मानसून मानसून आने के बिहार पूर्व में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। ठीक है, चलिए ग्रीष्म ऋतु हो गया। अब वर्षा ऋतु पढ़ेंगे। आइए वर्षा ऋतु के बारे में। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच का समय को वर्षा बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में मानसून जो प्रवेश करता है मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त से में अधिक वर्षा होती है। जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। वर्ष 2023-2024 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 204.7 सेंटीमीटर जिले में हुई थी। सबसे कम वर्षा अरवल 63.5 सेंटीमीटर जिले में हुई थी। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा में से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा में से अधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से, दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु के हो गए बारे में। चलिए तीसरा क्या है? शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। शीत ऋतु, इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ होती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। गर्म जिला भी गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंडा बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। आए बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जोन 1 बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दर्शाता है जहाँ जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जोन 1 में। जोन 2 में बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में इस क्षेत्र खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा आधारित फसलों की प्रधानता है। फसल भी होगा जो ज़्यादा वर्षा में होता है वही। इस क्षेत्र में मक्का, चाय, जूट उत्पादन किया जाता है। जोन 3 में बिहार के दक्षिण पूर्व भाग
को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खदान फसलों की जगह मोटे अनाज की प्रधानता दी जाती है। जोन 3 का बी बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को दर्शाता है कि इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण खदान फसलों के उत्पादन की प्रधानता है। चलिए ठीक है, चलिए आगे। तो बिहार की कृषि की जलवायु देख लीजिए, क्या क्या कहाँ कहाँ है। मुंगेर, भागलपुर, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 क्या क्या होता है, ठीक है, देख लीजिए। जोन वन में जोन वन में क्या क्या होता है। जोन 1 में 13 जिला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी का प्रधानता है। मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का आदि। जोन 2 में 8 जिले हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 होती है। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि। जूट, ठीक है। जोन 3 का ए, ठीक है, चलिए आगे। जोन 3 को छः भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। जोन 3 का बी में 11 जिला है। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। यहाँ बंगर मिट्टी की प्रधानता है। गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि, ठीक है, चलिए। अब बिहार का अफवाह तंत्र आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए। जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। जैसे में 2010 से लेकर 2025 तक बिहार दरोगा का, मद्य निषेध का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बिहार मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए हैं। किसका? एडिटोरिया बुक का और ज्ञान बिंदु सर का भी अपलोड कर दिए हैं। क्लास 10 का भी, SSC GD का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। जाके देख सकते हैं। अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। चलिए पढ़ते हैं। बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार की नदियाँ। बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। चलिए, हिमालय नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालय नदियों में क्या होती है? ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदा निराश नदियाँ हैं। ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदा निराश नदियाँ हैं। ये वर्षाधारित नदियाँ हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ वाली अवस्था में है। ये नदियाँ पोढ़ा अवस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियां हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियां हैं। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ की कम संभावना होती है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि, ठीक है। बिहार हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालय की नदियाँ और पठारी नदियाँ। बिहार की नदियाँ देखिए, इतना इतना नदी है, देख लीजिए। बूढ़ी गंडक, बागमती, गंडक, घाघरा, गंगा, गंगा कर्मना, साप, सोन, पुनपुन, फल्गु, निरंजना, मोहाना, गंगा, क्यूल, कमला, बागमती, कोसी, गंगा, महानदी, मोची, ठीक है। आइए,
क्या बोला? नदी। गंगा नदी का उद्गम उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। बिहार में प्रवेश करती गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती? बक्सर में। बक्सर को ही चौसा बोलते हैं। संगम मोहन बंगाल की खाड़ी है। घाघरा तिब्बत। उद्गम क्या है? तिब्बत है। बिहार में प्रवेश करती घाघरा जो है सीवान में प्रवेश करती है। संगम मोहन है गंगा और सारण। गंडक का उद्गम है नेपाल। पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर। गंगा सोनपुर। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी। पश्चिमी चंपारण गंगा खगड़िया। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल। सीतामढ़ी। कोसी। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल। मधुबनी। कोसी। कोसी गोसाई स्थान नेपाल। सुपौल। गंगा कुशेला कटिहार। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ियाँ किशनगंज। गंगा मालदा। ठीक है। कर्मनाशा बिंदी पहाड़ी कैमूर। गंगा चौसा। सोन अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश रोहतास से आती है। बिहार में गंगा दानापुर। पुनपुन झारखंड पलामू औरंगाबाद। गंगा फतुहा। फल्गु निरंजना छोटा नागपुर पठार गया। पुनपुन नदी के साथ गंगा में। सकरी छोटा नागपुर पठार नवादा। चूल नदी के साथ गंगा में। हजारीबाग झारखंड। जमुई गंगा लखीसराय जमुई। जमुई गंगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है। चलिए। गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों। कितने जिले? 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। क्या है? पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है। गंगा की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए घाघरा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घाघरा। घाघरा घाघरा नदी यह मानसरोवर मतलब तिब्बत के पास से निकलती है। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है। बिहार के सीवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू, मैदानी भाग में गोगरा, करनाली। करनाली नेपाल में है। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि है। ठीक, घाघरा नदी की सहायक नदियाँ।
गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी मतलब मैदानी भाग में सप्तगंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भौसा लोट्टल पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर को की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को सालिग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिक रहना ऊपरी भाग में है। इसकी सहायक नदी मसान, बालोर, त्यूर, धनौती आदि है। धनौती, मनोर, बालोर, त्यूर, धुनौती। बागमती नदी ये नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी के मिल पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अंधवारा, विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। चलिए, हो गया। अब कोसी नदी के बारे में पढ़ते हैं। कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कोशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुशौला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां तरूण, तमोर, लिखू, दूध दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सोनकेसी इत्यादि। महानंदा नदी क्या है? महानंदा नदी यह पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियां पेनोर, नागर, वालासर, मोची है। ठीक है। कर्वनाशा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई। देखिए, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा
ठीक। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को वो पवित्र नदी माना जाता है। कर्मनाशा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी के बारे में, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकान श्रेणी में निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मन्नेर दानापुर में गंगा नदी में से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी बड़ी दक्षिणी सहायक नदियां हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध, रोहतास, इंद्रपुरी बैराज, रोहतास वान सागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहत चलिए सोन नदी हो गया। चलिए पुनपुन नदी। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मोरहर, मादर, दरधा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। ठीक है, पुनपुन नदी। चलिए फल्गु नदी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फल्गु नदी। यह बाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन मतलब निरंजना, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उप नदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितु पक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी हो गया। चलिए बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर क्या है? बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। चलिए देखिए क्या पटना शहर है। पटना शहर कौन सी नदी? गंगा नदी किनारे। मोकामा किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। मुंगेर गंगा नदी किनारे। भागलपुर गंगा नदी किनारे। बक्सर गंगा नदी किनारे। छपरा घाघरा नदी किनारे। हाजीपुर गंडक नदी किनारे। बांका चांदन नदी किनारे। सोनपुर गंडक नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी किनारे। समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक नदी किनारे। दरभंगा बागमती नदी किनारे। गया फल्गु नदी किनारे। हथुआ पुनपुन नदी। गंगा नदी। लखीसराय क्यूल नदी। ठीक है, देख लिए प्रमुख शहर है। जो शहर बोलिएगा सब मिल जाएगा। ठीक, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब। बिहार की नदी घाटी परियोजना जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा
उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। चलिए ठीक है। आइए आइए बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। चलिए ऊपर चलिए। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारे से निकलती है। पूर्वी सोन नहर, इस नहर में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, इस नहर में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नदी पर दो जल विद्युत केंद्र है। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा बारूद जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। ठीक है। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण कराया गया। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली जा गई है। पूर्वी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से भी जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। चलिए कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुए। इस परियोजना के तहत हनुमाननगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी का निर्मित जलाशय ऐसे पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि के सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी पर नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। बिहार के प्रमुख झीलें गोखुर झील, प्राकृतिक झील गोखुर झील, कांवर झील बेगूसराय में है। घोघा बिल
कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगत झील भागलपुर में है। मो, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण। सरियामन बेतिया पश्चिमी चंपारण। पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा। अनुपम झील कैमूर। मुचलिंदा झील बोधगया गयाजी। नागा झील जम्मू। नकली झील शेख अनुपम झील कैमूर है। मुचलिंदा झील बोधगया गया है। नागी झील जमुई। नकटी झील जमुई। चलिए बिहार की यही प्रमुख नहर है। त्रिवेणी गंडक है। तिरहुत गंडक है। दोन गंडक है। लाभांती क्षेत्र पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर। त्रिवेणी गंडक त्रिवेणी गंडक है। तिरहुत गंडक है। दोन गंडक है पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर वैशाली। पूर्वी कोसी कोसी अररिया सुपौल पूर्णिया। पश्चिमी कोसी कोसी होगा दरभंगा मधुबनी सुपौल। राजपुर होगा कोसी सहरसा मधेपुरा बेगूसराय। पूर्वी पूर्वी सोन हो जाएगा। पूर्वी सोन औरंगाबाद जहानाबाद पटना गया अरवल। पूर्वी सोन औरंगाबाद जहानाबाद पटना गया अरवल। पश्चिमी सीन सोन सोन रोहतास भारत रोहतास भोजपुर कैमूर बक्सर। जलप्रपात के बारे में जब नदी की ढाल में साथ में परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात ककोला जलप्रपात नवादा में है। दुर्गापति जलप्रपात रोहतास में है। कशिश जलप्रपात रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। मंझर कुंड जलप्रपात रोहतास। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास। ककरगढ़ जलप्रपात कैमूर। तेलहर कुंड जलप्रपात। ठीक। बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड सबसे पहले राजगीर पढ़ते हैं। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है। सतधरा मखदूकुंड गोमुख कुंड लक्ष्मण कुंड रामेश्वरम कुंड जन्म कुंड सिंहासनी कुंड पंचम कुंड। ठीक है, बिहार कीजिए। राजगीर हो गया। मुंगेर लक्ष्मण कुंड सीताकुंड रामेश्वरम कुंड त्रिशी कुंड जन्म कुंड भीमकुंड सिंहार भारी अग्निकुंड। आइए बिहार की मिट्टी अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें, शेयर करने के लिए। जय श्री राम। नमस्कार भाई हमारे मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करें।
इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, जाके देख सकते हैं। बिहार दरोगा का, मद्य निषेध का, एसएससी जीडी का अपलोड कर दिए हैं, क्लास 10 का अपलोड कर दिया, जाके देख सकते हैं। अब चल रहा है इंटीरिया का बिहार लेवल पे, बिहार का क्वेश्चन। बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। बिहार की मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। पहले बोलेगा मृदा या मिट्टी, किसी दोनों ही है, ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने, फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के मतलब मिट्टी, मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पतियों आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस या मिट्टी दिवस, विश्व मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार क्या है? एक मैदानी राज्य है, जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोर, काछारी मिट्टी पाई जाती है। जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोर, कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। बिहार बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए, बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार मिट्टी, दक्षिण बिहार मिट्टी। उत्तर बिहार मिट्टी क्यों होती है? पर्वत पदीय मिट्टी, लाल मिट्टी। तराई मिट्टी, कगारी मिट्टी। पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ करेल कैवाल मिट्टी। नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी, लाल मिट्टी बलधर मिट्टी। ठीक है। उत्तर बिहार की मिट्टी, उत्तर बिहार की मिट्टी क्या? उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, काशी, महानंदा एवं उनकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उप वर्गों में बांटा गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। 4 उपवर्गों में बांटा गया है। 4 उपवर्गों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। पहला है पर्वतीय पर्वत पदीय मिट्टी, पीडमोन्स। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई गई है। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई गई है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा से अधिक नमी पाई जाती है। यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। क्या होती है? अनुकूल होती है। तराई मिट्टी क्या है? तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। क्या होती? चौड़ी पट्टी होती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गीले गन्ने की खेती के लिए अनुकूल। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। क्या होती है? अनुकूल होती है।
पुरानी जलोढ़ बंजर मिट्टी। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है। इस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता तथा फास्फोरस में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उठाए जाते हैं। ठीक। जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी का जलोढ़ मिट्टी इन नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों से जो प्रतिवर्ष लाए गए हैं, नदियों से प्रतिवर्ष लाए गए अपवादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अपवादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरा होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी के संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल जल प्लावित रहता है। लाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक बिहार से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यह मिट्टी मोटे मोटे कणों वाली धूसर रंग की एक भारी मिट्टी होती है। भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी रबी फसलें अच्छी होती है तथा यह क्षेत्र दलहन उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है तथा यह क्षेत्र दलहन उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी गंगा नदी में दक्षिणी पट पर सोन नदी, फल्गु, पनगु, क्यूल इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। करेल केबाल मिट्टी। यह मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा भूरा पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल खेलने की क्षमता भी। मिट्टी का रंग गहरा भूरा पीला का हल्का होता है। बताइए। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि। लाल मिट्टी। बलधर मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व पूर्व में राजमहल की उच्च भूमिका तक 8 से 15
किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगजेब के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ को बहुलता होती है एवं उसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है, अतः इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। जल संग्रहण की क्षमता कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। आइए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज पाए जाते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। छोटा छोटा सीरीज अगले वीडियो में मिलते हैं। वन एवं वन्य जीव बिहार का भूगोल में है। जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड कर दिए है। बिहार दरोगा का, एसएससी जीडी का, क्लास 10 का जो पढ़ने वाले हैं उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नमस्कार। बिहार के बारे में, बिहार के वन्य एवं वन्य जीव, बिहार का परिचय अपलोड कर दिए, बिहार का भूगोल कर दिए हैं, बिहार आधुनिक, बिहार सब ऑल टू ऑल। चलिए चालू करते हैं। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उसकी विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है: आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सबई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। आइए शुष्क पर्णपाती वन के बारे में पढ़ते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन में, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन में आइए बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बिहार के एक राष्ट्रीय उद्यान 12 वन्यजीव अभयारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। इसका क्षेत्रफल 1779.71। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार
का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है। भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य का मुंगेर में भीम बांध 480.94 तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है 138.33 है। विशेषताएं कुछ नहीं है। ठीक है, विशेषताएं कुछ नहीं है। चलिए, कांबर झील, कांबर झील वन्यजीव अभयारण्य पे दूसरा है 63.11। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास कैमूर 1784.73 बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार जमुई 1.92 सबसे छोटा अभयारण्य है। सबसे छोटा अभयारण्य है। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है 3.33। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। रामसर शामिल किया गया है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा, नालंदा 35.84, 35.84, 35.84। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण 8.87। चलिए, 10 नंबर पे रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में है 27.27। विशेषताएं कुछ नहीं है। कुशेश्वर स्थान असम वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा में है 29.21 है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। डॉल्फिन अभयारण्य बरेला, बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य बरेला सलीम अली अली पक्षी अभयारण्य वैशाली है। कहाँ है? वैशाली 1.98 दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। बिहार का वन्यजीव अभयारण्य, बिहार का वन्यजीव अभयारण्य तो वन्यजीव वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, इधर है कंवर झील। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 के अनुसार भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों तक पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1787 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2023 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार वनावरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण, वनावरण एवं वृक्षावरण, ठीक है। बिहार में वनावरण है 7332 वर्ग किलोमीटर, 8% है वृद्धि। 151 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण 2500 वर्ग किलोमीटर है, 2.68% है। 159 वर्ग किलोमीटर है। झाड़ी 260 की वर्ग किलोमीटर है, 8.28% है। कुल 10,292 वर्ग किलोमीटर, 10.96। 310 वर्ग किलोमीटर, 310 वर्ग किलोमीटर। जिलों का वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार जिला कैमूर जिला, इसका क्षेत्रफल कितना? 1025.68 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण 208.23 वर्ग किलोमीटर है। जमुई इसके बाद है 470.84 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा 0.82 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद अरवल 4.02 वर्ग किलोमीटर। बक्सर 6
0.1 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम बोलेगा शेखपुरा, सबसे ज्यादा बोलेगा कैमूर। ठीक है, क्षेत्रफल जिलों का बनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक कैमूर 30%, 30.51%, जमुई 21.65%, मुंगेर 21.57%, शेखपुरा 0.12%, बक्सर 0.35%, सीवान 0.42%। ठीक है, चलिए 2021 की तुलना में 2021 की तुलना में बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान वाले क्षेत्र जिला, सबसे बनावरण वृद्धि वाला वृद्धि बोल रहा है, भागलपुर 33.82 वर्ग किलोमीटर, मधुबनी 25.71 वर्ग किलोमीटर, बांका 19.16 वर्ग किलोमीटर, कैमूर -35.35 वर्ग किलोमीटर, नवादा -9.76 वर्ग किलोमीटर, किशनगंज -7.56 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बिहार का बनावरण, बिहार में बनावरण में शीर्ष जिले बहुत बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण, मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण, खुले वन कैमूर। ठीक है, 2019, 2021, 2023 के बहुत घने वन है। क्षेत्रफल होगा 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 2021 में 333 वर्ग किलोमीटर है। 2023 में 387 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रूप के घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर है। 3286 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन है 3693 वर्ग किलोमीटर, 3762 किलोमीटर है। 3861 वर्ग किलोमीटर है। कुल है इतना इतना इतना। ठीक है, चलिए 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षावृत भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वन अग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या पश्चिमी चंपारण 1403, जमुई 354, मुंगेर 233। ठीक है, चलिए हो गया। अगला अगला वीडियो हम पढ़ेंगे बिहार में आपदा प्रबंधन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर, कमेंट। चलिए चालू करते हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन, बिहार के बारे में इजुटीरिया बुक है। ठीक है, बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। जहाँ की मुख्य आपदा क्या है? बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित है। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होती है। आइए बाढ़ के बारे में। बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बिहार बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। ठीक है, बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा है, भूकंप है, चक्रवात है, लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होती है। बाढ़ बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है।
13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित वाले जिले 15: पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार से बाढ़ संबंध। अब कम बाढ़ प्रभावित वाला पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। ठीक है, चलिए। बाढ़ आने के प्रमुख कारण है बिहार की भू आकृति का नीचा होना। बिहार की भू आकृति का नीचा होना। बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। सूखा। बिहार की अनिश्चितता तथा जल के वैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हैं। आइए मानसून सूखा के बारे में। मानसून की अनिश्चितता तथा जल के वैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसून की अनिश्चितता तथा जल के वैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। 20% क्षेत्र सूखे से 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, सूखा नियंत्रण के लिए अधिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि के का प्रयोग एक नहर निर्माण का कार्य की ये आवश्यकता। भूकंप। बिहार में भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यह भूकंप की संभावना को कम देती है। ठीक है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया जाता है। चलिए जोन 5 अत्यधिक प्रबलता किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी। किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। जोन 4 में मध्यम प्रबलता पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, बैसाखी, पटना, सिवान। ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं जोन 3 में गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। चलिए ठीक है। चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं अब। चक्रवात। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण यह चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के समीपवर्ती जिन्हें
ठीक है। चक्रवात के मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं में जान माल की क्षति होती है। ठीक है। जापान में सेंडोई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संवादा जोखिम में कमी। जापान के सेडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को से भारत ने 1 जून 2016 में शेड्यूल फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसे शेड्यूल फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया गया। चलिए, थैंक यू। आगे क्या है भाई, देख लेते हो। बिहार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए।